तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखने वाले हैं। ये हमारा क्या रहेगा, पार्ट 6 रहेगा, जो हमारा एमसीक्यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज चल रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो से। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। सबसे पहले जो किंग्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे इंडिया में, ठीक है, मौर्याज, इंडो ग्रीक्स, गुप्ताज, कुशानाज। ठीक है, इनमें से ऑप्शन है। तो हमें बताना है कि सबसे पहले जो कि गोल्ड कॉइन्स थे वो कि इंडिया में किसने इशू किए थे। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इसका। ठीक है, बी क्या है, इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स किंग, इंडो ग्रीक्स हैं कौन है, जो ग्रीस के किंग्स जो कि इंडिया में रूल किया उन्होंने। ग्रीस के किंग जो कि जिन्होंने इंडिया में रूल किया वो थे सबसे पहले जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे। द इंडो ग्रीक किंग्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया एंड देयर कॉइन्स वर स्पेशल इन द सेंस दैट ईच किंग हैड हिज ओन डिस्टिंक्टिव कॉइन्स बाय विच ही कुड बी डेफिनेटली आइडेंटिफाइड। तो जो इंडो ग्रीक्स आए थे उन्होंने, मान लो एक किंग आया, उसने अपना फोटो रखा उस कॉइन पे, तो अगला किंग आया तो उसने अपना फोटो रखा। तो मतलब कि ये था कि जो किंग नया नया आता जा रहा था इंडो ग्रीक्स का, वो अपना अपना उसमें फोटो जो होता है रखता जा रहा था वो कॉइन के अंदर, जिसकी वजह से जो कॉइन को पहचानना क्या था बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 30 बैक्टीरियन किंग्स आर नोन विद द हेल्प ऑफ न्यूमरस कॉइन्स। तो एटलीस्ट 30 अलग अलग तरह के उन्होंने कॉइन्स बनाए जिनमें 30 अलग अलग किंग्स की फोटो थी। ठीक है, एंड दे हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द किंग्स। द कॉइन्स कैरी लीजेंड्स इन ग्रीक एंड आल्सो इन खरोस्ती एंड ब्राह्मणी। ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स क्या थे, सबसे पहले जो किंग्स है जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे इंडिया में। और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी बात यह भी थी कि वो क्या थे, स्पेशल के थे, क्योंकि उनकी डिस्टिंग अलग अलग कॉइन्स थे, अलग अलग राजा के अलग अलग कॉइन्स थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, विच टू कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन 100 ईयर्स वॉर्स। तो 100 ईयर वॉर्स क्या थी, 100 पूरे 100 सालों तक जो वॉर चली थी उसको क्या बोलेंगे हम, 100 ईयर वॉर बोलेंगे। ठीक है, तो किस किस के बीच में चली थी, तो तुर्की एंड ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस, पैलेस्टीन एंड इसराइल, या जर्मनी एंड रशिया। तो हमें एक ऑप्शन बताना है इसका। ठीक है, तो किन दो कंट्रीज के बीच में 100 ईयर वॉर चली थी। 100 ईयर का मतलब ही नाम से पता चलेगा कि वॉर पूरे 100 साल तक चली थी। ठीक है, द 100 ईयर वॉर वॉज ए सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स वेस्ड फ्रॉम 337 से लेकर 453 तक ये वॉर चली थी बिटवीन किंगडम्स ऑफ इंग्लैंड एंड किंगडम ऑफ फ्रांस। तो इसका आंसर क्या था, बी क्या था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये वॉर चली थी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो कब से कब तक चली थी वो भी आपको याद रखना है, 1337 से लेकर 1453 तक। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है, it was the result of dynastic disagreement of dating back to William the Conqueror, who became the king of England in 1066 while the remaining duke of Normandy। तो ये किस पे हुई थी, डिसएग्रीमेंट हो गया था किसके बीच में, इंग्लैंड के किंग के बीच में और फ्रेंच के किंग के बीच में। ऑल्दो प्राइमरली डायनेस्टिक कन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर गेव इम्पिटस टू द आइडिया बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश नेशनलिज्म। और जिसकी वजह से क्या हो गई, वॉर हो गई। ठीक है, तो आंसर अभी हमें पता चल चुका है, द विच टू कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन 100 ईयर वॉर। तो आंसर है इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज। तो जापान का पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया का पार्लियामेंट है उसी तरीके का जापान का भी पार्लियामेंट है। उस जापान के पार्लियामेंट का नाम क्या है, ऑप्शन है डाइट, डेल, युआन या शोरा। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या है, डाइट, डेल, युआन या शोरा। ठीक है, तो आंसर है इसका डाइट। ठीक है, डाइट इज ए जापान्स बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इट इज कंपोज अ लोअर हाउस कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अपर हाउस कॉल्ड द हाउस ऑफ काउंसिलर्स। तो जापान के जो पार्लियामेंट का नाम है उसको क्या बोलते हैं हम, डाइट बोलते हैं। और जो उसमें भी एक लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस, और एक होता है अपर हाउस। जिस तरीके से हमारे इंडिया में भी है, जिसको हम लोअर हाउस को क्या बोलेंगे, लोकसभा बोलेंगे, और अपर हाउस को क्या बोलेंगे, राज्यसभा बोलेंगे। ठीक है, बोथ द हाउस ऑफ डाइट आर डायरेक्टली इलेक्टेड अंडर ए पैरेलल वोटिंग सिस्टम। जो हाउसेस के मेंबर हैं उनको क्या किया जाता है, वोटिंग सिस्टम के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। इन एडिशन टू पासिंग लॉज, द डाइट इज फॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो ये डाइट का काम किया, डाइट मतलब उनका पार्लियामेंट का काम किया जापान के, तो लॉज वगैरह पास करना और उनके प्राइम मिनिस्टर को भी सिलेक्ट करना। द डाइट वॉज फर्स्ट
convent as a imperial diet in 1889 as a result of adopting the Meiji Constitution. उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे. The diet took its current from in 1947 upon the adoption of post-war constitution and considered as a constitution to be the highest organ of state power. तो उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अडॉप्ट किया, वो कि कब अडॉप्ट किया था, 1947 में. ठीक है, तो सब आंसर हमें पता चल चुका है. जापान का पार्लियामेंट का नाम क्या है, डाइट. तो डाइट क्या इसका राइट आंसर है. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एन एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई एज. जो कि एक एस्ट्रोनॉट है वो कि आउटर स्पेस, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, इसके आसपास क्या होगा, स्पेस होगा. तो मान लो ये एस्ट्रोनॉट है इधर एक, ठीक है, उसके लिए ये जो स्पेस है वो कौन से कलर का होगा. ठीक है, व्हाइट होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, रेड होगा. ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर है बी के ब्लैक. तो एस्ट्रोनॉट के लिए जो कि स्पेस में है उसके लिए जो स्काई है उसका कलर क्या दिखाई देगा, ब्लैक. स्पेस इज ब्लैक बिकॉज देर आर नो सबस्टांसेस और ऑब्जेक्ट्स टू रिफ्लेक्ट बैक एनी कलर और कलर्स विच वुड मेक इट वाइट. ठीक है, तो स्पेस क्या है, उसका एक्चुअल कलर क्या है, ब्लैक ही है. तो हमें जो स्पेस का कलर ब्लू इसलिए दिखता है ताकि क्योंकि जो लाइट आती है सन से वो पे क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है. जो हमारे आइज तक जो कलर पहुंचता है उसको हम ब्लू कलर बोलेंगे. दिस इज ऑल्सो वाई द एस्ट्रोनॉट सीज द अर्थ एज वी सी इन फोटोज बट द स्पेस अराउंड द इज इट इन ब्लैक कलर. तो द लाइट फ्रॉम सन इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ ब्लू एंड ग्रीन एंड browns that we see, but the space around the earth is just the empty space and therefore does not reflect back any colors, so it is black. तो एक्चुअल कलर देखा जाए तो स्पेस का वो तो है ब्लैक, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ताकि जिसकी वजह से वहाँ पे कोई कलर हमें ऑब्जर्व नहीं दिखता है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसरो भी बोलेंगे. ठीक है, इसरो ने सबसे पहली जो कि सैटेलाइट लॉन्च की थी वो कौन सी थी, भास्कर, आर्यभट्टा, रोहिणी, INSAT-18. ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इसका. तो आर्यभट्टा क्या थी, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी जो कि इसरो ने लॉन्च की थी. कब की थी, अप्रैल 1975 में ये लॉन्च की थी. जो फिर बाद में उसके थोड़े समय बाद भास्कर एक सैटेलाइट कब लॉन्च की, 7 जून 1979 को लॉन्च की. इंडिया लॉन्च्ड इट्स ओन सैटेलाइट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 1980. और वो क्या नाम था उसका, रोहिणी सैटेलाइट फिर लॉन्च की 1980 में. फिर एक कैरिड लॉफ्ट ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV रॉकेट उसके अंदर क्या था, लॉन्च किया था फ्रॉम श्रीहरिकोटा आइलैंड लॉन्च साइट. श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट से उसको लॉन्च किया था. नोट इट इन इट्स 39 फ्लाइट्स PSLV C-37 इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुली लॉन्च्ड 714 kg. तो उन्होंने जो रॉकेट लॉन्च किया था वो कितने kg का था, 714 kg का था. ठीक है, तो अभी आंसर हमें पता चल चुका होगा. तो प्रीवियस फिर वो जो PSLV C-37 का जो वेट था वो कितना था, 1378 था. द प्रीवियस रिकॉर्ड वाज हेल्ड बाय रशिया विच सेंट 37 सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट इन 2014. सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसने भेजी थी, 104 सैटेलाइट्स भेजी थी इसरो ने. तो सबसे पहले उसके पहले जो रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स भेजने का एक साथ, वो रशिया के पास था. वो कितनी थी, 37 सैटेलाइट्स. तो इसरो ने उसका वो वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था. ठीक है, तो थैंक यू. इस वीडियो में इतना ही. इस वीडियो में हमने MCQs देखे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.